Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। तो सब जने पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ये कौन, ये सीधा गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने क्वेश्चन डाला है, देखो ना एक बार। आपने क्वेश्चन अभी डाली, जिसको आप सेंड कर लियो। अभी डाली, थोड़ी जस्ट 2 मिनट पहले। अरे माइक ऑफ कर लो प्लीज। बेटा, ये तो अभी आपका नंबर आएगा, इसका तो क्लोरल है, तो आपका वो है डीबीटी। सर फ्रीडर क्राफ्ट से नहीं बनाएंगे? AlCl3 वगैरह दिया है, रिंग को हटा हटा के। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया ना बंदे, आपने इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये अपन जब डीबीटी बनाएंगे तब क्लोरोबेंजीन से या क्लोरल से बनाएंगे तो बताएंगे। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसमें वाटर निकलता है, और आपको ध्यान है जबकि SE रिएक्शन में आपको ध्यान है कि अपन रिंग के अंदर काम करते हैं, ये रिंग से बाहर का काम है, ठीक है। तो ये उस समय आएगा कि क्लोरोफॉर्म में कराएंगे इसको पर। हाँ सर, आप एनिलीन में Br2 का CCl4 में जो काम कराए थे वो नॉन पोलर होने के कारण सिर्फ ऑर्थो और मेटा अलग अलग पे आया ना? नॉन पोलर होने से ब्रोमोनियम आयन की रेट कम कर दिया है ना, और टेम्परेचर मैंने कर दिया था टेम्परेचर डाउन 0 डिग्री के आसपास, तो उससे क्या हुआ, रिंग की एक्टिविटी कम हो गई। तो ऐसे में आपके ब्रोमोनियम आयन के लिमिटेड अटैक हुए ऑर्थो एंड पैरा पर। तो आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिले, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। इसमें और फिनॉल में बिल्कुल रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। सर और फिनॉल में आप वो कराए थे डाइल्यूट नाइट्रीकरण वाला ना, तो सर जैसे अगर गलती करो, आपने पहला क्वेश्चन ब्रोमिनेशन का पूछा और दूसरा क्वेश्चन नाइट्रेशन का पूछा, दोनों अलग अलग रिएक्शन, या तो एक ही रिएक्शन को दोनों में पूछना हो तो यूं बोलो, और तो अलग अलग कर रहे हो तो किस में पूछो, ये पूछो। सर अलग अलग के लिए पूछ रही थी। अलग अलग के जैसे आपने बोला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड केवल फिनॉल में डलता है और किसी में डलता है, केवल फिनॉल में। उससे केवल आपके दो बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनॉल। आ गया सर तो वैसे डाइल्यूट करके और भी चीजों को डाल सकते हैं क्या, जैसे BF4 CClO4? किसी को नहीं डालेंगे, बस उसी को डालेंगे सिंगल? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, आप करने क्या जा रहे हो, नाइट्रेशन करने जा रहे हो, आप नाइट्रेशन करने जा रहे हो ना। हाँ सर, NO2 लगाने जा रहे हैं रिंग में। फिर CCl4 में क्या काम है सर CO4- जिसमें आप लिखवाए हो ना अलग से, और क्या चीज? सर CO4-। हाँ, तो ये क्लोरेट आयन ClO4- है, NO2 पॉजिटिव। हाँ, उसको अगर डाइल्यूट करके डाले तो? हाँ, तो वो डाइल्यूट नहीं, वो तो नाइट्रोनियम का सोर्स है, वो तो आपको नाइट्रोनियम आयन देगा। तो आप नाइट्रोनियम आयन दोगे तो तुमको पिक्रिक एसिड का टेस्ट देगा। हाँ सर, आप समझ गए। ये CCl4 ये वाला केस अलग डाइल्यूट करो। चलिए, तो इसका मतलब अपन ने क्या किया था लास्ट? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का काम शुरू किया था, और मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन एक जर्नल में बताया था कि अपन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बेस पे क्लासिफाई करते हैं मोनो को, और इसी तरह डाई को भी अपन देखते हैं जैम विसिनल के बेस पर, ट्राई के अंदर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राग्रुप इस तरह पर डिवाइड किया था। और तब मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन भी किया था, है ना, और मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न में आज मैं आपको थोड़ा सा हायर लेवल लेने की सोचा था, इस वीडियो मैंने कहा था पढ़ कर आना। तो क्या क्वेश्चन है जो अब आपका और बढ़ सकता है, अच्छा क्वेश्चन, जिसे पेपर में सपोज करो एग्जामिनर ने दे दिया C4H8Br2। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहते हैं सर ये जो कंपाउंड दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, बताओ इससे कितने डाई ब्रोमो बन सकते हैं। तो देखो इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी
how many dibromo possible, लेकिन दो पार्ट कर दे। नंबर एक स्टीरियो एक्सक्लूडेड और एक कर देगा स्टीरियो इंक्लूडेड। अब आप सोचिए, इसका मतलब एग्जामिनर से पूछेगा कि बताइए आपके इस वाले फॉर्मूले में कितने डाइब्रोमो कंपाउंड बन सकते हैं। अब ऐसे में आपको दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है, इसको करते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे अच्छी नॉलेज बच्चों को क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सर डाइब्रोमो या डाई हेलो जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। पहली नॉलेज ये होनी चाहिए बच्चे को। तो सबसे पहले तो बच्चे की नॉलेज जो यहाँ पर होनी चाहिए, नॉलेज ये कि डाई हेलो टाइप्स, वो नॉलेज पहले अपने दिमाग में लिया। जैसे जैम, जैसे विसिनल, जैसे अल्फा ओमेगा एंड जैसे आइसोलेटेड, ये चार तरह के डाई हेलो होते हैं। चैन का मतलब है दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर, विसिनल का मतलब होता है दोनों हेलोजन पड़ोस में, अल्फा ओमेगा का मतलब होता है दोनों हेलोजन फर्स्ट एंड लास्ट पर, और इन तीनों को छोड़कर जितने बाकी बचे वो सब ये होता है इसका पहला मतलब। ये नॉलेज आपको दिमाग में रख के चलनी है प्लीज, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए घर पे। अब आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही टेक्निक जो पता है स्टीरियो बड़ी थी। सबसे पहले इसका ड्यू निकाल लो। तो अगर इसका ड्यू निकालोगे तो देखो इसका ड्यू निकलेगा 0 ये 0 आ गया। अब ड्यू 0 आ गया तो अब अपन देखो इसको कैसे बनाने जा रहे हैं। एक तो बनाने जा रहे हैं इसके अंदर 4.0 की चेन और एक बनाने जा रहे हैं 3.1 की चेन। तो वे मैंने आपको लिया भी था। 4.0 का मतलब है चारों कार्बन सीधे लगा दो और इसका मतलब है चारों कार्बन में ब्रांचिंग करो। अब शुरू करते हैं। देखो आप सबसे पहले चेन विसिनल, अल्फा ओमेगा एंड आइसोलेटेड। अब शुरू करते हैं। अब इससे कितने जैम पॉसिबल है वो सोचना शुरू करो। तो इसमें कितने जैम हो सकते हैं सोचो। देखो ये सोचने का तरीका, यानी दो आपको हेलोजन लगाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये दो हेलोजन है मेरे हाथ में, ये दोनों के दोनों जो चौक दिख रही है ये सब जो बी आर है। तो मैंने दोनों बी आर यहाँ लगा दिए तो जैम, यहाँ लगा दिए तो जैम, यहाँ लगा दिए तो जैम, यहाँ लगा दिए तो जैम। तो सोच के बताओ इसमें कितने जैम बनने पॉसिबल हुए। 2 इसका मतलब यहाँ दोनों बी आर लगाओगे तो 1 और यहाँ दोनों बी आर लगाओगे 2, 1 डाइब्रोमो 2 डाइब्रोमो। अब वही चीज यहाँ लेकर आ जाओ, यहाँ पर कितने जैम पॉसिबल है। 1 केवल आप देखो यहाँ बी आर लगा सकते हो, यहाँ तो लगा नहीं सकते क्योंकि वैलेंसी नहीं है। ये तीनों कार्बन एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इसमें केवल डाइब्रोमो जैम के चांसेस केवल 1। अब आ जाओ विसिनल। 1 विसिनल का मतलब तो पड़ोसी। तो आपने यहाँ लगाया तो देखो 1 2 डाइब्रोमो, यहाँ लगाया तो 2 3 डाइब्रोमो, लेकिन यहाँ लगाया तो फेवर 2 डाइब्रोमो। तो इसका मतलब कितने डाइब्रोमो के चांस 2 अब आता पॉइंट यहाँ पर, अब इसमें डाइब्रोमो लगाओ। तो आप यहाँ लगाते देखो ये 2 डाइब्रोमो और यहाँ लगाओगे तब भी वही और यहाँ लगाओगे तब भी वही। तो इसका मतलब यहाँ चाहे यहाँ ये एक ही कहलाएगा। तो आपका केवल एक होगा। अब आता है अल्फा ओमेगा फर्स्ट एंड लास्ट। तो एक दिया फर्स्ट पर, एक दिया लास्ट पर, तो कितनी पॉसिबिलिटी 1 और अब यही इसके फर्स्ट एंड लास्ट लगा चाहिए, फर्स्ट क्लास लगा चाहिए तो एक ही बात। तो देखो इसमें भी कितनी पॉसिबिलिटी केवल 1। और अब आता है आइसोलेटेड, यानी इन तीन को छोड़कर अब क्या कोई डाइब्रोमो बचा क्या। तो आपको यस बचा है। देखो ये 1 3, देखो ये ना तो जैम है, ना ये विसिनल है, ना ये अल्फा ओमेगा है। तो जो बच गया वो कौन हो गया, आइसोलेटेड। तो सोचो ये जो आपने आंसर निकाला 6 इसके निकले और 3 इसके निकले, तो आपका जो पहला आंसर है एक्सक्लूडेड वो नॉट।
सर स्क्रीन के बाहर जा रहा है, और हिंदी में क्या बोलते हैं दोनों को एक बार बताओ ना। एक्सक्लूज का क्या है ये? एक्सक्लूड का मतलब होता है बेटा जिसमें स्टीरियो नहीं सोचो, और इंक्लूड का मतलब इसमें स्टीरियो सोचो। तो अभी हमने जो कितने स्ट्रक्चर बनाए उसमें स्टीरियो लिए ही, तो ये 6 और 3 9 एक्सक्लूडेड है। अब इंक्लूडेड कैसे होता है बताता हूं आपको। सोचो अगर आपने 2 बीआर यहाँ लगाए या 2 बीआर यहाँ लगाए तो क्या कोई वायरल सेंटर बना के? बोलिए सर रिपीट कीजिए। भाई, अगर मैंने दोनों बीआर यहाँ लगा दिए तो क्या कोई वायरल सेंटर बना? नो। मैंने 2 बीआर यहाँ लगा दिए, क्या कोई वायरल सेंटर बना? नो सर। इसका मतलब ये 2 नंबर दो ही रहेंगे इसके लिए। इसका मतलब इसमें स्टीरियो है ही नहीं, 2 के नंबर दो ही रहेंगे। अब विसिनल में दिमाग लगाओ। अब विसिनल के स्ट्रक्चर में बनाया तो आपके सामने तो इसमें है, देखो 2 विसिनल आपने ये बनाए थे, ये 2 बीआर बनाए, ये संख्या 2 लिखी थी आपने वहां पर। लेकिन सोचो क्या इसमें किरल है क्या? यस सर, लेकिन मीजो भी है साथ में। तो देखो ये रहा आपका किरल, इसमें भी है और किरल यहाँ पर भी है। तो आपको मैंने एक टेबल करवाई थी, याद हो? अगर वो टेबल आपको याद है तो पीओएस यस और पीओएस नो के बेस पे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। तो इसमें जब फॉर्मूला लगेगा तो 2 की पावर n - 1 + 2 की पावर n/2 - 1 लगेगा, तो इसकी संख्या बनेगी 3, और यहाँ लगेगा 2 की पावर n वाला फॉर्मूला, तो एक ही किरल है, तो यहाँ बनेगा आंसर 2। तो सोचो यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए टोटल? 5। तो ये 2 और ये हो गया 5। जो यहाँ पर केवल 2 था उसकी संख्या कितनी काउंट होगी? 5। तो स्टीरियो इंक्लूडेड में एक्स्ट्रा बढ़ गई 3। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आते हैं अपन, तो अल्फा ओमेगा, देखो ये रहा अल्फा और ओमेगा। क्या इस अल्फा और ओमेगा में कोई कायरल सेंटर है क्या? हेलो सर। क्या नो नो सर। इसका आंसर वही रहेगा सर किरल सेंटर। और अब इस आइसोलेटेड को देखें तो ये आइसोलेटेड, तो क्या इस आइसोलेटेड में कोई कायरल है क्या? यस सर। सर। फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n वाला, तो 2 की पावर 1 का मतलब फिर 2। अब आप सोचो इसके टोटल आंसर जो पहले 6 आते थे, अब इंक्लूडेड में कितने हो गए? तो 2 5 6 और आपके 2 कितने हो गए? 8 और ये सॉरी हो गए 8 हो गए 9 हो गए 10 हो गए, सॉरी ये आ गए आपके 10। तो जो पहले एक्सक्लूडेड में 6 थे, कायरल सेंटर की वैल्यू को 10 हो गया, 4 एक्स्ट्रा बढ़ गए। अब वही चीज यहाँ जो यहाँ पर अपन लेते हैं जेन, यहाँ पर लेते हैं कोई मिसिनल, यहाँ पर लेते हैं कोई अल्फा ओमेगा। सोच के बताओ इन तीनों में से क्या कोई भी कायरल है क्या? सेकंड वाला तो है सर। इसका मतलब इसकी संख्या अभी भी कितनी है? 3। तो सोचो अब इस आंसर को देने के लिए आपकी टोटल संख्या कितनी होगी? 13 10 और 3 13। अब आपका आंसर क्लियर हो गया। जांच के बाद अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है इसकी कितने डाइट पॉसिबल है स्टीरियो एक्सक्लूडेड, तो आपका आंसर होगा 9, और पूछेगा स्टीरियो इंक्लूडेड तो आपका आंसर होगा 13। अब बताओ आंसर देने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये चलिए सर इसको कॉपी कर लीजिए। आज हम अपने पॉइंट पे एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन की भी तैयारी कीजिए। हेलो सर। हेलो सर। सर स्टीरियो एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड कैसे करेंगे? अरे यार एक्सक्लूडेड एंड बेटा एक्सक्लूडेड का मतलब इसमें स्टीरियो की बात ही मत करो, ना जीआई की ना ओआई की। तो अगर आप जीआई ओआई की बात नहीं करोगे तो केवल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो टोटल संख्या बनेगी 9। 6 तो ये बनेंगे जैन के 2, विसिनल के 2, अल्फा ओमेगा 1 और आपका आइसोलेटेड 1,
और इस वाले स्ट्रक्चर बनेंगे 3। तो आपको 3 स्ट्रक्चर समझ में आ गए ना पॉसिबल है। तो वो विदाउट स्टीरियो थे, तो विदाउट स्टीरियो को बोलते हैं एक्सक्लूडेड नॉर्म। और अब हमने उन्हीं स्ट्रक्चर में फिर पैरेलल बोला, जैसे ये बना दिया मैंने। आपने पहले 3 स्ट्रक्चर 2 ही बनाए थे, 2 गिने थे पहले आपने, लेकिन जब आपने फिर पैरेलल होगी तो संख्या 5 होगी। तो इसका मतलब स्टीरियो एक्स इंक्लूडेड में तो 5 कहलाएगी और एक्सक्लूडेड में कहलाएगी 2। तो जब एक्सक्लूडेड होगी ये जोड़ 2, तो आपने ये जोड़ के 9 बनाए थे, और जब इंक्लूडेड किया तो ये 5 संख्या जुड़ी, तो संख्या देखो बदल कर होगी 10। तो इसका मतलब मैंने बहुत सिंपल सा वर्ड यूज किया है कि जब भी एग्जामिनर आपके सामने एक्सक्लूडेड वर्ड बोले तो ना जीआई के कंपाउंड को काउंट करना है ना ओआई के। लेकिन जब वो कहते हैं स्टीरियो इंक्लूडेड तो फिर आप जीआई और ओआई को जरूर चेक करोगे। अब बोलो मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। हेलो सर, आप सर एग्जाम, हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर क्या बोलते हैं कि इसमें एग्जाम में हमेशा लिख के देगा एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड, या फिर हमें समझना पड़ेगा? बिल्कुल लिख के देगा, लिख के देगा, बकायदा आपको ऑप्शन भी देगा। ओके सर। बिल्कुल लिख के देगा। यस जी। अब देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स। तो मैं मोनो हेलो के प्रिपरेशन मेथड्स पहले लेके जा रहा हूँ। तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो या डाई हेलो एल्कीन्स। जनरल मेथड ना, जनरल मेथड। तो देखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं डाई या मोनो हेलो कंपाउंड्स। अब देखो जो पहला मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो, याद करना कैसे। अपन लेते हैं फ्रॉम एल्कीन, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ फ्रॉम एल्कीन। इसको नाम दिया था मैंने फोटो हेलोजिनेशन। अगर आपको याद आ गया हो तो रिकॉल करो। देखो अल्ट्रावायलेट रेज में मैंने एल्कीन में क्लोरीनेशन कराया था या ब्रोमीनेशन कराया था। जब अपन हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स का पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने अल्ट्रावायलेट रेज में आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी। कैसे? इस तरह से देखो ये एल्कीन है और ये एरो के ऊपर लिख दिया तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन अल्ट्रावायलेट रेज में। तो अगर आपको ध्यान है फ्री रेडिकल से आपका H का सब्स्टिट्यूशन हुआ था और ये बनता आपका एल्किल क्लोराइड। अगर Br लोगे तो बनेगा एल्किल ब्रोमाइड। आयोडाइड हम लेते नहीं, आयोडाइड वाले में आपको ध्यान थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आई अगर यहाँ आ गया तो आपको मैंने बताया भी था कि वो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता तो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। कि जब मैंने वहां लिखवाया भी था कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालना जरूरी है और हमने कहा था फ्लोरीन मत दो क्योंकि फ्लोरीन एक्सप्लोड करता है। तो ये मैंने वहां आपको सब लिखवाया था। तो इसको पढ़ने के लिए आपको जो मैंने पहले करा चुका हूँ उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। वहां पर मैंने मैकेनिज्म भी कराया था। दूसरा मेथड आपको ध्यान में दिया था फ्रॉम एल्कीन। ये एल्कीन तब आपको ध्यान है इसकी मैकेनिज्म मैंने वर्ड यूज किया था क्लासिकल मेथड एंड नॉन क्लासिकल मेथड। तो ये आपका क्लासिकल मेथड था। याद है? देखो याद करना, जब एल्कीन में मैंने आपको क्लासिकल मेथड कराया था तो ये वो वाली रिएक्शन है। क्या होता था, आप कोई सी भी एल्कीन लेते थे और उसमें डाल देते थे HX, HCl, HBr, HI। तो आपको ध्यान है सबसे पहले प्रोटॉन निकलता था, पाई क्लाउड शिफ्ट होता था जिससे प्रोटॉन के जुड़ने से कार्बोकेटायन बनता था और कार्बोकेटायन को फिर X अटैक करता था। तो सोचिए आपका कंपाउंड बनता था एल्कीन हैलाइड। तो जो बच्चे ने एल्कीन के अंदर ये रिएक्शन की थी तो आपको अब रिकॉल करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप बार बार उसको करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा प्लस आपकी वैल्यू नहीं बन पाएगी। तो आपको अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो आपको रिकॉल करने की पावर डालनी पड़ेगी अपने अंदर। तो आपको लगना चाहिए कि ये मेरे को आता है, मैं कर सकता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर HX के साथ मैंने पूरी मेथड क्लासिकल मेथड में बनाई थी, तो वो आपको करना है इसके अंदर और बनेगा एल्कीन हैलाइड। नंबर तीसरा ये लेते हैं हम फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल
ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने नहीं की, अब करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल से कैसे होती है, अगर मैं आपको जो बच्चा रटता है अगर मैं उसके बेस पे चलूं तो आप जो बच्चे रटते हैं, जो बच्चा रट के भी काम कर रहा है, वो लगभग अपने आने वाले क्वेश्चन में से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन वो कर सकता है। सिर्फ वो 10% क्वेश्चन के लिए उसको आंसर में दिक्कत आएगी, क्योंकि 10% में मैकेनिज्म का पार्ट होता है। तो बाकी 90% वो क्वेश्चन कर सकता है। कैसे कर सकता है कि आज के बाद पेपर में एग्जामिनर कोई भी अल्कोहल दे दे, कोई भी अल्कोहल दे दे और एरो के ऊपर लिख दे, जैसे PCl5 या लिख के दे दे आपको PCl3 या लिख के दे दे P+X2 या लिख के दे दे आपको SOCl2 या लिख के आपको दे दे HX+ZnCl2 N+, यानी वो इतने सारे रिएजेंट्स लिख सकता है। PCl5, PCl3 या PCl3 की जगह पर आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है, ये एक ही चीज, P+X2 एक ही बात है, SOCl2 HX और NiD। उसका सबका मतलब क्या है कि इस OH की जगह पर आपका X आ जाएगा, ये देखिए। तो जिस बच्चे को रटना वो इसको रट लिए इंपॉर्टेंट होगा। बच्चे को याद रह सकता है कि सब PCl5 डालने पर OH हट के Cl आता है, PCl3 डालने पर OH हट के Cl आता है, या PBr3 डालने पर OH हट के Br आता है, SOCl2 डालने पर OH हट के Cl आता है, या HX में HCl लेने पर Cl आता है। तो फिर उसको आंसर मिल जाएगा मेरे कंपाउंड एल्कीन। ये 100 में से 90% क्वेश्चन को डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे, जैसे सोचो, मान लो मैंने लिख के दे दिया CH3 CH2OH और एरो पे लिख दिया मैंने PCl5 A होगा। अब देखो यार रटने से काम कर जाएगा। CH3 CH2 और Cl और बाई प्रोडक्ट में आएगा HCl POCl3। तो मैं जैसे आपको कहा था C², याद है C² बोलता था। C² का मतलब है कार्बन के नंबर पे कोई असर आएगा क्या? नो सर। देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 ही रहेंगे, तो C² का एक C आ गया। अब कैटेगरी, ये अल्कोहल है तो ये कौन है? क्लोराइड है, इसका मतलब आपका C² से अगर बाकी बात। अब जैसे एग्जामिनर लिख के देते साहब एक कौन था जिसमें P+Br2 डालने पर मैथिल का ब्रोमाइड बना। तो आप देखो ये भी C² का बेस है, मीथेन, मीथेन। तो मीथेन नहीं था, मेथनॉल। हाँ हाँ मेथेनॉल। भाई C² से पहले C पकड़ो, कार्बन एक यहाँ की, और इस Br की जगह यहाँ पर क्या रहा होगा? OH। तो ये 100 के 90% क्वेश्चन। तो जिनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था वो इस मेथड से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट। अब आपको बताता हूँ इसके अंदर इसमें एक्चुअल मैकेनिज्म क्या काम करती है। तो पहले इसको स्नैपशॉट कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर लास्ट वाला जो भी बताया उसमें भी अल्कोहल ही लगेगा ना सामने, मतलब रिएक्टेंट? हमारी बात है पहले ना OH हटके X और X हटके OH। नहीं सर, तो P+Br2 को रिएजेंट में नहीं लिखवाना, इसलिए कंफ्यूजन हो। क्यों पर लिखा नहीं है? सॉरी दिख गया सर। ये चीज यही तो नहीं, बस यहाँ अगर मैंने Br2 लिख दिया तो ये Br हो जाएगा। ओके सर। ध्यान सर वहाँ रखो, मेरी बात सुन लो, केवल PCl5 होता है, ना PBr5 होता है ना Pi5 होता है। पहला पॉइंट ये, PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, Pi3 भी हो सकता है। SOCl2 ही होता है, SOBr2 नहीं लिखना, SOFi2 नहीं लिखना। HX के अंदर HCl HBr ले सकते हो, आपकी चॉइस। बस इतना क्लियर? यस सर। बढ़ो आप देखो यहाँ पर। अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में इसके मैकेनिज्म में क्या पार्ट काम करता है।
अब आप देखो इसकी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म का 10% 5% एक्स्ट्रा था। एक्चुअली में आप जो अल्कोहल ले रहे हो उस अल्कोहल की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पुअर है और हम इसको हटाना चाहते हैं। ये हटेगा तभी तो हेलोजन आएगा, लेकिन ये तो पुअर है, ये अपनी जगह छोड़ता है क्योंकि साइज छोटा है, ये अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, बड़े साइज वाले जल्दी भागते हैं, तो ये कहलाता है पुअर एलजी। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं गुड एलजी। तो सोचो गुड एलजी बनता कैसे है? गुड एलजी बनता है लुईस एसिड। तो मैंने आपको जितने रिएजेंट दिए ना उसमें लुईस भाग लगा हुआ है, जैसे PCl5 का P, जैसे ZnCl2, है ना। तो ये सारे के सारे लुईस एसिड वाले पार्ट हैं। लुईस एसिड क्या करते हैं, लुईस एसिड का नेचर देखो, जैसे मैं फास्फोरस का PCl5 लिख दूं, PCl3 लिख दूं, SOCl2 में S लिख दूं, है ना, और ZnCl2 भी, ये सब लुईस एसिड है। ये सब क्या करते हैं, लोन पेयर लेते हैं। तो सोचिए क्या करेंगे, इसका लोन पेयर पूछेंगे, तो मैं लुईस एसिड को फॉर सेक और स्टडी L कर दूंगा। इससे क्या होगा, देखो आप अगले स्टेप में, कि अगले स्टेप में इस O के साथ ये L जुड़ जाएगा। अब आप सोचोगे इसे इलेक्ट्रॉन लिया तो O पे पॉजिटिव आ गया तो L पे। अब आप सोचो ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नेवर हैव पॉजिटिव। तो सोचो इस समय इस ऑक्सोनियम, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सोनियम, ये हो गया अनस्टेबल, और हमारे लिए अनस्टेबल का मतलब हो गया गुड एलजी। तो देखो हमारा सबसे बड़ा काम जो आज मैंने रिएजेंट डाला है, चाहे PCl5, चाहे PCl3, चाहे SOCl2, चाहे जिंक क्लोराइड, वो सब के सब मिलकर ये वाला काम करने जा रहे हैं। वो पुअर एलजी को क्या बनाने जा रहे हैं, गुड एलजी। और जैसे ही गुड एलजी बन जाएगा, जो भी आपने X नेगेटिव लिया है, जैसे PCl5 में Cl, PBr3 में Br, Pi3 में I, SOCl2 में Cl, HX ZnCl2 में आपका HX का X, तो जो भी लिया है अब वो न्यूक्लियो पर जाके सीधा अटैक करके गुड एलजी को पकड़ेगा। तो सोचो आपके OH की जगह पर कौन आके बैठ गया, X। तो सोचो अभी जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड कराया था वो ये था, उसका मैकेनिज्म ये है, यानी OH की जगह पर कौन आके बैठ गया, X। वो 10% में ये नॉलेज भी चाहिए। अब जिस बच्चे के पास 10% है तो वो पूरा बच्चा 100% हो गया, और जिस बच्चे को लगता है नहीं साहब मेरे को मैकेनिज्म ज्यादा नहीं करनी, तो वो 90% से भी बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है आप कंसेप्ट को किस तरह से लेते हैं। अब आप सोच के देखो, अब आज के बाद कोई भी रिएक्शन करोगे, उसमें कोई भी आपका जो रिएजेंट मैंने बोला वो डालोगे, तो सब OH को हटाकर किसको लगा देंगे, X को। अब आप सोचो मैंने ऐसे लिख दिया, अब आपको याद होना चाहिए, बस आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, क्या ये जो रिएजेंट में लिखा है वो इस कैटेगरी का है कि नहीं, या आपको याद है कि नहीं। अब आप समझ जाओ ये क्या बनाने वाला है। नंबर पहला, क्या ये कार्बन के नंबर पे कोई असर डालेगा, क्लोरोब्यूटेन। फिर ये किसको हटाकर क्या लगा देगा, OH को हटाकर Cl को। क्लोरोब्यूटेन। इतना इजी सिंपल सा पहला कंसेप्ट। हाँ अब आ गया, वो कोई गलत नहीं है, वो तो पड़ेगी ऐसे में, इसीलिए उसको रुका हुआ है। वो जब मैं ये कह रहा हूँ इससे कोई रिएजेंट नहीं जानकर से निकला था कि एक टाइम पर एक कंसेप्ट पूरा करेंगे, और जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो बताऊंगा। तो बेटा यहाँ पर आप सीखो कि इस समय आपने बहुत इजी काम किया, सीख बस। तो क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो, अब मैं आपको एक नई चीज और सिखाने जा रहा हूँ। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 का खूब यूज होता है, तो मैं आपको PCl5 का एक कॉमन टेक्निक से बनने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब मैं आपको ये समझ में इसको हटाने जा रहा हूँ।
नहीं ना कार्बन ये इसमें क्या होता है, ये मैकेनिज्म होती है SL2 इलेक्ट्रिकल डाउन यस बेटा। अब आप देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, अब आपको मैं समझाया जाएगा कि जो PCl5 आपने लिया था उसको लिखने का तरीका बताता हूँ। देखो मैं इसको लिखने का तरीका आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने या दिखाने के लिए मैंने PCl5 ऐसा लिखा। अब आपको बताता हूँ आज के बाद आपके कोर्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आएंगे जो इस PCl5 के Cl का यूज करने वाले। देखो मैंने आपके द्वारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन यहाँ लिखे। अब सोचो कैसे, जैसे आपने अल्कोहल का चैप्टर उठाया ROH, ये चैप्टर था अल्कोहल। तो जैसे आप अल्कोहल लोगे PCl5 ये 2 बॉन्ड काटता नजर आए। और अब आप सोचो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस R के साथ कौन गया सर POCl3 RCl और HCl। देखो ये POCl3 तो हमेशा ही निकलेगा, इस चीज को भूल जाओ। फास्फो ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोइल क्लोराइड भूल जाओ तो बाइक्लोराइड बनना ही बनना है। असली में प्रोडक्ट क्या बना, देखो आपका RCl और यह बाइक्लोराइड कौन निकला HCl। यानी मैं आपको हिंट दूं तो जैसे मैं लिख देता CH3 CH2OH और एरो की लिख देता PCl5। तो अब आप देखो A + B + C, A + B + C तीनों इसमें आपको 90% वाला पार्ट दिया गया। देखो यानी OH को हटा के आपने लिख दिया CH3 CH2 एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। अब देखो इसके साथ जुड़ा Cl, इसके साथ जुड़ गया POCl3 और इसके साथ जुड़ गया Cl। ये देखो आपके A B C। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपका चैप्टर शुरू हुआ फिनॉल। अगर फिनॉल के अंदर आप यही चीज देते हो देखो आपका आंसर आपको तीनों टुकड़े दिखाई देंगे A B C। यस और नो? यस सर। फिर आपने चैप्टर शुरू किया ईथर। ईथर में PCl5 डाला, देखो 3 टुकड़े देखो कौन कौन से आएंगे RCl POCl3 और RHCl। कल को ये दोनों सेम हुए तो 2 मोल बन जाएंगे, अलग अलग। आपने टॉपिक स्टार्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या क्या बनेगा A + B + C तीनों लिखेंगे। देखो तो 1 सेकंड में आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। आपने टॉपिक स्टार्ट किया एस्टर, आप चेक करके देखो A + B + C तीनों लिखेंगे आपको। आपने टॉपिक स्टार्ट किया एनहाइड्राइड, सर एस्टर का यूज तो एल्डिहाइड बना सकते हैं ना, एल्डिहाइड बनाने टाइम ये वाले प्रोसेस। एल्डिहाइड बनाने कैसे बनेगा? PCl5 से एल्डिहाइड कैसे बनेगा बताओ? सर हटाओगे, अच्छा हाँ Cl में उसको H जोड़ रही थी वहां पर। यहाँ तो Cl लग रहा है ना। हाँ एल्डिहाइड कैसे बनेगा? एसिटिल क्लोराइड बोल देंगे फिर। एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड तो क्या बन रहा है? R की वैल्यू मर्जी है तो आप कुछ बनाओ। आ गया? हाँ तो आप सोचो इसके अंदर अगर मान लो आपने रखा एल्डिहाइड कीटोन, ये देखो ये ना, इसको एल्डिहाइड बना लो, ये इसको कीटोन। तो अब की बार आप चेक करके देखो A B C, तो क्या A B C नहीं है, भी है केवल। कैसे? ये ऑक्सीजन लग गया वही तो POCl3 और आपकी जो दोनों Cl है वो दोनों Cl आ जाएगी 6। तो इससे ऑलवेज बाहर है
ये देखो ये आंसर बनेगा ऑलवेज, इससे हमेशा जेल बनेगा। सर स्क्रीन के बाहर था। दिख रहा है। ये लो, अब आ गया। यस सर। हाँ, अब आप देखो आपके पास खूब सारी इक्वेशन होगी, खूब सारी। तो आपको अब आज के बाद रटने की जरूरत है, इसको फिक्स कर लो कि आज के बाद अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, किसी में भी PCl5 डले, आपका आंसर परमानेंटली ए बी सी फिक्स हो गया। देखो इससे C² आपका फट से बन जाएगा। C² मींस कितने कार्बन का क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 सेकंड मार्क्स निकालना। अब आपको बार बार मैकेनिक करने की जरूरत नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अब जैसे आपको जब नॉलेज आ गई तो देखो मैं आपका कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि सब आपके पास CH3 CH2 O CH3 में PCl5 डाल दिया तो A + B + C बताओ। अब आप चेक करके देखो, बढ़िया सही से आंसर। अब देखो क्या आपको आंसर दिखाई दे रहा है? यस, एथिल क्लोराइड। तो देखो Yes, sir. इससे तो बनेगा एथिल का क्लोराइड, इससे बनेगा POCl3 और मेथिल क्लोराइड। और सोचो अगर वो दिया होता ये दूसरे तो दिया बनाए थे। या सपोज फॉर एग्जांपल आपसे पूछता सर ए कौन है जिसमें PCl5 डालने पर एसिटिक एसिड, एसिटिक क्लोराइड, POCl3 और HCl बना। तो बताइए कहता है ए कौन है? तो देखो आपको अपना C² पकड़ने आना चाहिए। सर CH3CHO होगा क्या? CH3CO सर CH3COH या CHO? एसिटिक एसिड इसका आंसर, इसका मतलब ये। और OOH होगा ना, वो एल्डिहाइड बोल रहा था। अब बोले मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। तो ये हो गया हमारा एक ट्रिकी पॉइंट, ये आपका कंप्लीट हो गया। किसी भी अल्कोहल को हैलाइड में बदलने के लिए PCl5, PCl3 या PBr3 या PI3 या SOCl2 या HX के साथ आपका जिंक क्लोराइड डालने का प्रोसेस है। जब ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए तो किनारे कर दो, और जब किनारे कर दो तो अब हम वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं। अब इस पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ, उसको बाहर निकाल के लाते हैं। ये देखो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर, ग्रूव रिएक्शन। ये ग्रूव रिएक्शन, इस ग्रूव रिएक्शन में डलता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। देखो अब ये रिएजेंट लिया भी था मैंने, ये वही रिएजेंट जो थोड़ी देर पहले लिया था, और इसका काम वही है कि OH के अंदर अगर हम इसको डाल दें तो ये आपका OH को हटाकर क्या डाल देगा, ये मेरा Cl, वही काम किया देखो इसने, OH को हटाकर या Cl। ये काम किया इस कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। लेकिन ये रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर मैं दोबारा बताऊं तो देखो ये मैकेनिज्म कैसे हुई, फिर रिपीट करता हूं। इस समय आपका ये पुअर एनर्जी, तो आपने जो HCl डाला जिंक क्लोराइड के साथ, उसने आपको प्रोटॉन देना स्टार्ट, तो ये प्रोटॉन दिया। अब ये प्रोटॉन इस पुअर एनर्जी के पास जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन मिलेगा।
इससे क्या होगा, इससे बन जाएगा ऑक्सोनियम। ये देखो, ये बन जाएगा, देखो प्रोटॉन में जुड़ते ऑक्सोनियम बन गया। और आप जानते हैं ऑक्सोनियम बनने से ये पुअर एलजी किसमें बन गया, गुड एलजी। अब गुड एलजी बनती है, देखो यहाँ से ये बाहर निकल के बन जाएगा कार्बोकेटायन। ये बन गया कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन को इस HCl का क्या मिल जाएगा, ये Cl, और Cl का अटैक कर दिया आंसर। देखो ये मेटेरियल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये चीज मैंने क्यों कराया, आप कहते हैं आपको भी सही, तो मैट्रिक हमने पहले भी की है, आपने कहा ही था पुअर एलजी को गुड एलजी बदल दो। तो ये मैट्रिक करने के पीछे एक रीजन है कि यहाँ पर हम कार्बोकेटायन जो बना रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी आपको पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से 1 डिग्री की कम। ये तो नॉलेज आपको है ना मतलब। यस सर। Yes, यस sir. सर। इस नॉलेज को जिसने यूज किया उस साइंटिस्ट का नाम था लुकास, इसलिए इसका नाम बन गया लुकास। और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहलों को हम इस टेस्ट से बड़ी आसानी से रूम टेम्परेचर पे चेक कर सकते हैं। ये लुकास टेस्ट कहलाता है। उसमें ये लुकास रिएजेंट होता है। अब आपको कैसे, तो गौर से देखो, अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया होता टर्शियरी अल्कोहल, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया होता सेकेंडरी अल्कोहल, और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया होता प्राइमरी अल्कोहल, तो देखो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और सब में आप डाल दो कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो सोच के बताओ किसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट आती है। सर थर्ड वाला सर, सबसे थर्ड वाला। थर्ड वाले की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है या टर्शियरी वाला थर्ड? फर्स्ट वाला। टर्सरी वाला थर्ड। टर्सरी वाला। टर्सरी वाले के OH के निकलने की रेट फास्ट होगी क्योंकि इसका कार्बोकेटायन बनेगा मोर स्टेबल। तो जितना तेजी से OH निकलेगा उतना तेजी से Cl अटैक करेगा। तो सोचो यहाँ पर आपको मिलेगी इमीडिएट टर्बिडिटी, इसको कहते हैं इमीडिएट टर्बिडिटी, यानी आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगा धुंधलापन। धुंधलापन बोलते हैं क्लाउडीनेस। जैसे क्रिस्टल क्लियर पानी में अगर नींबू की 2 जूस की 2 बूंदे डाल दो तो पानी धुंधला हो जाता है, वो धुंधलापन कहलाता है टर्बिडिटी। तो इमीडिएट टर्बिडिटी का रीजन है टर्शियरी कार्बोकेटायन, इस कारण से ये तेजी से रिएक्ट करता है, जबकि इसको टर्बिडिटी आने में टाइम लग सकता है 5 से 15 मिनट। ये टर्बिडिटी देता है आपको 5 से 15 मिनट के बाद, और इसमें आपको लगता है हाफ एन आवर। तो सोचिए आज के बाद अगर एग्जामिनर आपसे कहेगा, आज के बाद एग्जामिनर इसका एक फायदा उठाएगा, तो पहले इसको समझ लो क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? सर एक बार और Yes. बताइए। एक बार और बता दो। अब इसमें एक बार और क्या बताया सर वो नींबू पानी वाला एक बार होता। बेटा, ये नींबू पानी वाला ये है, आपको पता है क्रिस्टल क्लियर पानी में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर नींबू की 2 बूंदे डाल दो तो आपको ध्यान है पानी धुंधला हो जाता है। तो सोचो पानी धुंधला क्यों हुआ, उसका रीजन है OH की जगह पर कौन आके बैठ गया, Cl। तो वो OH की जगह पर कौन आके बैठ गया, Cl। तो इसका मतलब इसमें OH हटा तुरंत Cl आ गया। तो आपको अच्छे से पता है जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होता है उसका रेट फास्ट होती है। तो सोचो इसके OH हट के Cl लगने की रेट सबसे फास्ट है, और जैसे ही Cl लगा वो टर्बिडिटी बनी। तो इमीडिएट टर्बिडिटी का आना टर्शियरी अल्कोहल को बताता है, जबकि सोचो इसका कार्बोकेटायन बनने की रेट कम है इसके मुकाबले।
इसलिए इसको टाइम लग रहा है 5 से 15 मिनट। तो जो टर्बिडिटी आ रही है वो थोड़ा रुक कर आ रही है, और ये जो आपका है वो टर्बिडिटी में बहुत लेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री की रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। तो इसका मतलब हमारे सामने क्लियर हो गया कि आज के बाद अगर एग्जामिनर बोले ऐसा हमारे पास एक अल्कोहल है जो जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड एसिड डालकर तुरंत टर्बिडिटी दे रहा है, तो एग्जामिनर आपको इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि उसके पास कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी। टर्सरी। अब मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब जैसे पेपर में एग्जामिनर ऐसे लिखते हैं C4H10O और कहता है इसके अंदर HCl कंसंट्रेटेड प्लस वो कहता है ZnCl2 एनहाइड्रस डाल दो। वो कहता है टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट। तो सोचो एग्जामिनर आपसे इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर पूछना चाहता है? सेकेंडरी। आपने जो सेकेंडरी बताओ इसका ऑप्शन पूछेगा ए विल बी ऑप्शन आपको ऐसे देगा। अब आप सोचो जिस बच्चे को ये नॉलेज होगी वो इन चारों में से अपना आंसर ढूंढेगा। ऑप्शन डी। तो आपका आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन डी बेस्ट है। अब आप सोचो अगर यही बोल देता कि इमीडिएट टर्बिडिटी तो सी हो जाता। तो आपका सी हो जाता क्योंकि टर्सरी। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन का पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। फिर सब इसको हटा दीजिए, ये आपका हटाइए, नेक्स्ट कॉलम कर दीजिए। हेलो सर, सेकेंडरी में सी कैसे नहीं हो सकता? सेकेंडरी में तो सी सेकेंडरी है क्या? टर्सरी है। तो फिर आप ये तो सोचो ना, तो आप सोचो बेटा सेकेंडरी तो ये वाला है, ये इसको सेकेंडरी कह रहे हो तो फिर तुम्हारा पढ़ो थोड़ा तरीके से पढ़ो बेटा, दिमाग लगा के थोड़ा सा हटाओ इसको। यस सर। चलिए सर, नेक्स्ट रिएक्शन हेलो एल्कीन बनाने की नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है बोरोडेन-होस्ट-डीकर्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन का नाम है बाय बोरोडेन-होस्ट-डीकर्स। हेलो सर। हाँ जी, चलो तो ये बोरोडेन-होस्ट-डीकर्स रिएक्शन है। बोरोडेन-होस्ट-डीकर्स रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है, पहले मैं रिएजेंट लिख दूं तो इसका जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है X2 यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन, CCl4 ये रिएजेंट होता है। अब इस रिएक्शन को अगर कोई बच्चा सिर्फ रटना चाहता है, 90 से 95% क्वेश्चन के अंदर केवल वो सीधा आंसर चाहता है, तो फिर तो इसका डायरेक्ट मेथड ये वाला। सब इसके अंदर होता क्या है, आप लेते हो सिल्वर का एल्किल क्लोराइड, ये शॉर्ट इस जगह आपकी कोई भी वैल्यू आ जाएगी, वो जगह छोड़ दी मैंने, तो इसको कहते हैं तो सिल्वर सॉल्ट। कोई सा भी सिल्वर सॉल्ट ले लो ऐसे और इसके अंदर आप डाल दीजिए अपना ये रिएजेंट यानी कि ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ CCl4। तो आपकी रिएक्शन में क्या होगा, 1 सेकंड में इस सब AgBr का तो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, ये प्रेसिपिटेट आ गई PPT, यहां से निकल जाएगी कौन सी गैस, CO2, और प्लस इस कार्बन को मिल जाएगा बचाओ Br। तो आपका 1 सेकंड में आंसर आ गया एल्किल ब्रोमाइड अगर Br लेते हो तो, और एल्किल क्लोराइड अगर Cl लेते हो। ऐसे क्वेश्चन C² की जो गैस होती है, C² का मतलब
आप चेक करके देखो इसमें जितने कार्बन थे उससे एक कम हो गया, देखो क्योंकि CO2 में एक कार्बन चला गया। इसका मतलब ये मैथमेटिकल अगर कोई नॉलेज ले ले तो 90% तक के क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर देगा। 90-95% तक के क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व। अब जैसे इससे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो देखो मैं लिखूंगा CH3CH2COO सिल्वर, एरो के ऊपर ब्रोमीन विद CCl4 ABB। अब ये क्वेश्चन इससे डायरेक्ट होते हैं और ये बहुत अच्छे खूब क्वेश्चन आते हैं। एथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। हाँ मैथिल के सबको पहले कार्बन के लोग कितने टोटल 3 है ना? तो 3 यहाँ पर एक कम हो गया तो कितने रह जाएंगे? 2 दो, तो दो का आंसर बनेगा। हाँ तो एथिल ही आएगा ना सर? मैथिल वो मैथिल बोल रहा है ना? मैंने एथिल बोला था। नहीं आपके नहीं, आप कोई ना कोई तो सही बोले, लेकिन मैं जो गलत बोला उसको बता रहा हूँ। अब इसी तरीके से एग्जामिनर जब ये इक्वली में क्वेश्चन आया था तो एग्जामिनर ने यहाँ लिखा था Br2 CCl4 एंड ब्रोमोबेंजीन। तो कहते हैं बताओ आपने क्या लिया था? ऑप्शन दो ना सर। ऑप्शन देने की क्या जरूरत है? सर BR की जगह COOAG आ जाएगा। आप तो नाम बोलो ना, नाम बताओ, नाम आए तो उसके बाद। सर वही तो नहीं बन रहा। नहीं ऐसे नहीं, ये सीखो बेटा, आपको नाम आना जरूरी है बहुत। सर बेंजोइक एसिड का सिल्वर आयन। इसका सिल्वर सॉल्ट को बोलते हैं सिल्वर बेंजोइक। इसका मतलब बेंजीन तो सेम रहेगी और ये COO नेगेटिव एंड Ag, इसको कहते हैं सिल्वर बेंजोइक। नाम जरूर करो नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे बेटा। अब देखो नॉलेज आपकी जो आ गई, अब उसमें सिर्फ समझदारी की जरूरत है, जो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे कल को मान लो एग्जामिनर आपको लिख के दे दे CH3CH2COOAG and COOAG and एरो के ऊपर लिख दे ब्रोमीन एंड CCl4। अब कुछ बच्चे तो यही अटक जाते हैं, जबकि आपको पता है फिक्स पैटर्न हो चुका है कि जब भी ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ CCl4 डालते हैं ये वाला पार्ट हटता ही हटता है। एथिल ब्रोमाइड इसमें भी बनेगा। हाँ फिर गलती कर देते हैं। मेरा पोपट। सर इसमें दो BR लगेगा वहां पर। तो ये जितनी बार होते हैं उतनी हाँ बार ये दोनों जैम वाला बनेगा सर। जैम प्रोडक्ट बनेगा तो CH3 H और Br2, इसको कहते हैं इथाइलिन ब्रोमाइड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जितने हिस्से हटेंगे उतने ही हाइड्रोजन्स लगेंगे। ये 100 का 95% तक का पार्ट है और यही ज्यादातर काम आता है। ये नॉलेज अगर आ गई तो काम हो गया। एक होगा तो एक Br, दो होगा तो 2 Br, 3 होगा 3 Br और जहां जहां होगी वहां Br। अब कल को सपोज करो एग्जाम में ऐसे लिख के देता कि सर एक फॉर्म था जिसमें आपने यहाँ पर ब्रोमीन CCl4 डाला और बन गया इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ऐसे बना दिया। तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये वाला हिस्सा ही हैलोजेंस को बनाता है। तो ये इससे जितने होंगे उतनी जगह पे वो लगाते जाओ। बना आंसर? यस सर। तो इसका मतलब ये दो कार्बन आपके एज इट इज है और जहां Br लगे वहां पर आपके COOAG जोड़ दीजिए। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ मैथमेटिकल आंसर निकालना है। इसको कहते हैं सिल्वर सक्सीनेट। सक्सीनिक एसिड का शॉर्ट बन गया, देखिए सिल्वर सक्सीनेट। सर नेम एक बार और बताओ ना। नेम एक बार और बताओ ना। सक्सिनिक एसिड। अरे यार लिख दे प्लीज चैट में। सक्सीनिक एसिड का सिल्वर शॉर्ट है बेटा। सर CCl4 के बाजू क्या लिखा है? इसके सर CCl4 के बाजू, ये CCl CCl4 के बाजू
ऊपर ऊपर ऊपर। ये CCl4 यहाँ कह दो, यहाँ लिख दो। ये हेलोजन के साथ आपका CCl4 है। हेलोजन में दो ही आ सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, बस। आ गया? बढ़ो आगे। सर ऊपर वाले रिएक्शन के नीचे क्या लिखे हैं? इसके मतलब वाले रिएक्शन के नीचे सर नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा है। किसके नीचे, किसके नीचे? Br2 के नीचे। बेटा ये आपका वही सिल्वर सॉल्ट है ना, ये दो बार लिख दिया मैंने Br की जगह, जो दो Br थे इस जगह पे सॉल्ट चुका, तो बस कहते हैं लिखना नेगेटिव पॉजिटिव लगाएंगे गोल गोल करके। दिखा नहीं दिखा, दोबारा लिखो, दोबारा लिखो। यस सर। यस सर। हो गया? यस सर। अब देखो आपका 5% मैकेनिज्म। अब 5% मैकेनिज्म किस पर बेस्ड है? तो अगर इसकी मैकेनिज्म को देखिए तो इसकी मैकेनिज्म जिसमें आप क्या करते हो कि ये आपने लिया था सिल्वर सॉल्ट, देखो ये सिल्वर सॉल्ट लिया है और आपने इसके अंदर रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन इन CCl4। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले स्टेप में AgBr का PPT अलग होगा। ये पहला स्टेप। जब AgBr का PPT अलग होता है तो चेक कीजिए जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन और Br के बीच में है। Br ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, लेकिन आपको ध्यान है दोनों की है लगभग बराबर की है, इसलिए CCl4 में इनका होमोलाइटिक डिवीजन होता है। देखो यहाँ पर ये होमोलाइटिक डिवीजन में टूट गया। अब आप सोचोगे होमोलाइटिक डिवीजन में टूट गया तो इधर बन गया Br का फ्री रेडिकल और इधर बन गया कार्बोक्सिलेट आयन का फ्री रेडिकल। ऐसा अपन याद होगा कॉन्वेंट में भी किया था। और अब जैसे ही आपका यहाँ पर ऑक्सीजन में फ्री रेडिकल आया, ये वाला बॉन्ड भी होमोलाइटिकली टूट गया और इससे निकल गई कौन सी गैस? हाँ, CO2 और बच गया फ्री रेडिकल। ये बच गया फ्री रेडिकल। और अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ऐसी स्पीसीज से जाकर अपना Br लेगा। ये देखो यहां से वो अपना Br उठा लेगा और Br यहाँ पे जुड़ते ही आप सोचिए आपको बन गया Alkyl का ब्रोमाइड एक कार्बन कम। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल बेस्ड है, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बेस्ड है, इसीलिए CCl4 बना। यस सर। सर हाँ जी। सर AgBr के PPT को रजत दर्पण बोलते हैं क्या, कि और कुछ बोलते हैं? दर्पण इसका नहीं मतलब रजत दर्पण के लिए एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज करने के बाद जो प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर का, सिल्वर शुद्ध का बनता है, उसको रजत दर्पण बोलते हैं। अच्छा हाँ। तो ये आपका मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का बेस रिएक्शन। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जो मैं बोल देता हूँ, हम इसमें आयोडीन नहीं लेते, क्योंकि आयोडीन लेने पर बच्चा कहेगा सर आयोडीन लेने से क्या होगा, तो वो रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसा कर देगा, लेकिन नहीं, हालांकि वो कोर्स में आपके आती नहीं है, उसको सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसमें आयोडीन डाल देते, हल्का सा हिट में दे तो आपको, तो अगर इस रिएक्शन में आयोडीन डाल देते तो क्या होगा, आपका ये कंपाउंड यानी मैं आपको ये हिंट देने जा रहा हूं कि हुल्स-डीकर रिएक्शन से आयोडाइड नहीं बना सकते, केवल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। अगर आपने आई डाल दिया तो क्या बन जाएगा? एस्टर। इसको बोलते हैं सिमोनिनी। हालांकि आपके आता नहीं है पूछ रही है, इसके आस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सिमोनिनी कहलाती है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं इसको हटाता हूं यहां से।
ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन का कंप्लीट हो गया। ये यस, अब हम इसमें एंट्री करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो इसकी प्रॉपर्टीज में काम आने वाला है, हालांकि इसकी प्रिपरेशन में भी काम आता है, और उसको कहते हैं अपन मैकेनिज्म पार्ट। नाम है एस एन मैकेनिज्म। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एस एन रिएक्शन। इस एस एन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल से अर्थ में बोलूं तो अभी थोड़ी देर पहले आप एस की रिएक्शन पढ़कर आए थे, उसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल को धक्का मरवाया था। लगभग यही समझ लो कि ये रिएक्शन भी उसी नाम के अकॉर्डिंग है, लेकिन सिर्फ काम करने का तरीका अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने आपको ले लिया RLG, मान लो ये सबस्ट्रेट है और इसमें मैंने डाल दिया न्यूक्लियोफाइल, चाहे न्यूक्लियोफाइल में ऐसे लिख दूं चाहे मैं न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिख दूं, तो क्या होगा कि सब इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस के कारण ये एलजी यहां से रिलीज हो जाएगा और बदले में इस आर के साथ ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, बस ये हमारा प्रोडक्ट और रिलीज कौन हो गया, एलजी रिलीज हो गया। तो सिंपल सी भाषा अगर मैं बोलूं तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल को किक कर देगा, बस। यानी वही फोको रिएक्शन है। उस वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आता था और H इलेक्ट्रोफाइल को धक्का मारता था, इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल को धक्का मारेगा। इसका मतलब जो स्पीसीज आती है जिस नेचर की वो उसी को रिप्लेस करेगी। ये एक सिंपल सी भाषा बनी है इसकी, क्लियर। अब इस बोर्ड के पहले आपने देखा अल्कोहल में PCl5 डाला था, याद करो। तो अल्कोहल में जब PCl5 डाला तो कौन हटा था, अल्कोहल। सर एलजी, हाँ। और लगा कौन था, हेलोजन। इसका मतलब वो रिएक्शन भी ऐसी थी। तो आज के बाद अगर नेगेटिव की जगह नेगेटिव आता दिख जाए तो समझ जाना वो रिएक्शन किस में जाएगी, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती बहुत सारी आपके बोर्ड्स में नहीं आती ना आप कर पाते हो। तो आप कौन कौन सी कर पाते हो और आपके काम की कौन सी है, उनमें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप इसे बहुत बड़े बड़े तौर पर जिन दो रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स या मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे SN1 और ये हम लेने जा रहे हैं SN2। दोनों की मैकेनिज्म को आना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारी अच्छी इक्वेशन बनती है। तो इसको तो बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर और इसको बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर। तो हम यहाँ पर SN1 और SN2 को टेक्निकली समझने जा रहे हैं और जब समझ जाएंगे तो बहुत सारी रिएक्शन आपके कोर्स में अब आगे के जितने चैप्टर है वो इन्हीं रिएक्शन को लेते हैं। चाहे वो आपका इसमें मैं एग्जांपल की लिस्ट देता हूँ, SN1 SN2 के बेस पे जो एग्जांपल आएंगे वो आपके हेलो एल्केन्स, ये चैप्टर पूरा इसके ऊपर बैठा हुआ है। अल्कोहल, ये चैप्टर इसके ऊपर बैठा हुआ है। ईथर, ये चैप्टर आपका इसके ऊपर बैठा हुआ है, क्लियर। उसके अलावा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, ये चैप्टर इसके ऊपर बैठा हुआ। तो आप सोचो आगे के जितने चैप्टर्स हैं
वो सारे SN1 SN2 के बेस्ट एग्जाम्पल। तो इतना पहले आप स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं वन बाई वन आपको सिखाता हूँ। इसको यस सर। अब शुरू करते हैं। देखो आज हम सबसे पहले SN1 को सीखने जा रहे हैं। SN1 के अंदर क्या छोटी छोटी बेसिक बातें उनको समझिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी डेवलप करना है, तो ये रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहले शुरू करने जाते हैं कौन SN1 में। SN1 में रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, लॉजिक नंबर 1। फिर सबसे पहले अपन लेंगे कार्बन के साथ यहाँ पर आपका X या फिर एल्डिहाइड, ये होगी रिएक्शन, और इस पे डालेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, लेकिन न्यूट्रल। इस जगह मैंने साइन चेंज कर दिया, लोअर पेयर वाला लिखा, नेगेटिव वाला नहीं लिखा। तो नेगेटिव अगर मैं लिखता हूँ तो वो SN1 नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन लेने जा रहे हैं न्यूट्रल यानी थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल, और इसमें रिएक्शन के अंदर ये आपका Lg की जगह पे तो कौन आगे बैठ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका रिलीज हो जाएगा HLG, ये तो कहलाएगी रिएक्शन। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगी, क्या क्या पॉइंट इसमें काम आएंगे, वो मैं आपको इसको समझाना शुरू करता हूँ। अब आप देखो सबसे पहले मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप की होती है। सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपने ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया, ये रहा सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट के पास Lg हमेशा गुड होना चाहिए। गुड, बिना गुड Lg के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो Lg हमेशा गुड होगा। ये मैंने आपको Lg वाले में बना रखा, वहां गुड Lg की लिस्ट बना रखी है, जैसे बड़े साइज के ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, है ना, इस तरह के ग्रुप लीजिए जिससे कि उन्हें निकलना आसान हो। तो गुड Lg क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में धीरे धीरे अपने इस Lg को रिलीज करता है। तो अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट को बताऊं तो क्या होने जा रहा है, कार्बन और Lg के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, और धीरे धीरे ब्रेक होगा तो Lg पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे आपका Lg इससे पृथक होगा, इससे अलग होगा, ये बन जाएगा कार्बोकेट आयन, ये बन गया हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका Lg पहले स्टेप में रिलीज होकर इंटरमीडिएट बनाता है कार्बोकेटाइन। और आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब जब कार्बोकेटाइन बनता है हमेशा आपका जो कहना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी यूज होती है, इसीलिए ये स्टेप आपका स्लो होता है RDS। तो सबसे पहले स्टेप में आपका Lg रिलीज होकर कार्बोकेटाइन बनता है। अब आप सोच लीजिए, कार्बोकेटाइन जब जब बनेगा उसके पीछे पीछे कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री। तो आपको ध्यान है, जब जब कार्बोकेटाइन बनता है हम रीअरेंजमेंट को छोड़ते नहीं। इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन के बनने पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, रिंग का एक्सपेंशन भी पॉसिबल होगा। बिल्कुल। अब आप सोचो, जो कार्बोकेटाइन बना वो स्टेप नंबर सेकंड में एंटर करेगा। ये देखो, ये कार्बोकेटाइन, पर आपको अच्छी तरह पता है ये कार्बोकेटाइन अब किसके लिए बेस्ट जगह बन गया, न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो अब आप सोचो, अब न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूट्रल था वो दौड़कर इसके ऊपर अटैक करेगा, दौड़कर अटैक करेगा। तो सोचिए, इसका मतलब आपका बन गया एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। हालांकि मैं पूरा स्टेप बताऊं तो इसमें ये H जुड़ने से Nu को प्लस चार्ज आता है, हालांकि दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। और तुरंत इसमें से क्या होगा, ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और आपको मिलेगा एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो अब अपनी लेयर को बहुत आराम से बिठाओ।
कि जब भी अपने को SN1 रिएक्शन पढ़नी है, अपने दिमाग का यूज करना कि सबसे पहले Ag बाहर आएगा और बनेगा कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बनेगा आपका एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। अब इसका थोड़ा सा डिटेल बढ़ाता हूँ, देखो ये नॉलेज जब आ गई तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल बढ़ाता हूँ। वो डिटेल है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोकेटाइन का पता होना चाहिए कि इस समय जो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है ये स्पेस में कैसा है। तो अगर आप दिमाग लगा के सोचो तो कार्बोकेटाइन स्पेस के अंदर कैसा है। ये काम, अगर आप इस कार्बोकेटाइन को देख पा रहे हो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या कार्बोकेटाइन को आप ऐसे लिख लो। ये देखो आप अच्छे जानते हो कार्बोकेटाइन बिल्कुल एरोप्लेन की तरह है। मेरा हाथ जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल देखो, ये विंग खुल गया देखो, यानी ये आपकी तरफ आ रहा है, ये रखो, ये वाला विंग उधर जा रहा है और ये इधर। तो सोचो स्पेस के अंदर कार्बोकेटाइन बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, किसी तरह की कोई त्रिविम बाधा नहीं है, देखो कोई स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं है। तो इस समय ये कार्बोकेटाइन इस समय प्लेन ट्राइएंगल है, एक समतल त्रिभुज है। अब सोचो समतल त्रिभुज होने से क्या होगा कि जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सोचो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब उसको कहीं पर भी अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो 50%, हालांकि प्रतिशत का बात बदलूंगा तो 50% ये फ्रंट अटैक कर रहा है तो 50% सोचो रियर अटैक। अब आप सोचो फ्रंट अटैक करने से उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, रियर अटैक करने से उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा। तो सोचो इसका मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा रैस्मिक मिश्र। ये देखो इसका मतलब आपको 50% R बोल दो और 50% S बोल दो। ये कहलाती है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो SN1 रिएक्शन की खासियत में दो बड़े पॉइंट आ गए। एक तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन प्लेन होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक 50% फ्रंट और 50% रियर से रैस्मिक मिक्सचर बनता है। क्लियर? लेकिन अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल वर्ड यूज करने जा रहा हूं। अगर मैं इसका एनर्जी ग्राफ बनाऊं तो इसके एक्सोथर्मिक अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो इसका ग्राफ भी बन रहा है। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल है। इस एनर्जी प्रोफाइल में क्या होने जा रहा है मैं आपको क्लियर करता हूं। ये देखो अब एनर्जी प्रोफाइल में क्या हो रहा है समझना। एनर्जी प्रोफाइल में यहाँ पर आपने लिया था RLG, मिनिमम एनर्जी ये लिया था RLG, ये वाला था सबस्ट्रेट। इस समय इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब धीरे क्या हो रहा है देखो, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटता जा रहा है, यानी R और LG के बीच में धीरे धीरे देखो बॉन्ड खिंचता जा रहा है। तो क्या होगा जैसे जैसे बॉन्ड खींचेगा मान लीजिए एनर्जी बढ़ेगी। तो इस समय एनर्जी मैक्सिमम यहाँ आ गई, यानी इस समय ये कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहां पर आपके इस Rg और Lg के बीच में बॉन्ड टूटने ही वाला है। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यानी हम ये फर्स्ट स्टेप यहाँ तक ले रहे हैं। अब जैसे आपका Lg टूटा, आप सोचो इसके टूटते ही आपका क्या बना कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन आपको ध्यान है स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर सकता है, रेजोनेंस भी कर सकता है। तो सोचो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखो ये कम हो जाएगी। ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप समझ सकते हैं कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ये पहाड़ी कम चढ़नी पड़ेगी।
पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब इस R के ऊपर किसने अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल ने। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वापस एनर्जी बढ़ी, और जैसे ही प्रोडक्ट बना वो तुरंत आपका नीचे आ गया। इसका मतलब ये बन गया आपका RNU। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कहलाता है इसका एनर्जी प्रोफाइल। आप कहोगे सर ये प्रोफाइल क्यों समझाया, मैंने क्यों दिया, इसका रीजन बताता हूं। इसका रीजन इस परसेंटेज को तोड़ने के लिए, अभी तो मैंने बोल दिया था 50% फ्रंट और 50% रियर, जबकि रियल में टेक्निकली ऐसा नहीं। सोचो जिस तरह ये कंडीशन पहुंची, लगभग कार्बोकेटाइन बन चुका ही था, तो सोचो न्यूक्लियोफाइल इसके गेट के आगे खड़ा हो चुका है। टेक्निकल पॉइंट है देखो। तो सोचो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर चुका है, तो इसका मतलब जो पीछे से अटैक है वो कम से कम 1-2% एक्स्ट्रा है। तो सही मायने में अगर मैं आपको कहूं, आपका इन्वर्जन और रिटेंशन दो शब्द लिखे। तो इन्वर्जन का मतलब होता है पलट देना, और रिटेंशन का मतलब होता है सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो सोचो जो पीछे से अटैक करेगा इन्वर्ट हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ मैं आपको हिंट दे दूं कि आपका जो इन्वर्जन है वो इसका 51% होता है, जबकि रिटेंशन इसका 49% है। ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के लिए, नॉर्मल क्वेश्चन के लिए 50-50%, नॉर्मल क्वेश्चन के लिए अपन कह सकते हैं 50% R 50% S, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। लेकिन अगर बहुत सटीक क्वेश्चन आए तो फिर ध्यान रखना, नहीं, रिटेंशन आपका 49% है और 51% आपका इन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो 1-2% इतना ज्यादा होता है। तो एक बार इसको कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट टर्न पर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। तो SN1 रिएक्शन आप पढ़कर आओगे, तो कल मैं इसके पॉइंट बताऊंगा आपको कि SN1 रिएक्शन में क्या क्या खासियत होनी चाहिए कंपाउंड के पास। एक बार इसको चेक कर लीजिए, फिर अपन इसको बाकी कल के लिए छोड़ते हैं। सर ये रिटेंशन एक बार फिर से बताइए ना सर। कौन सा रिटेंशन? देखो ना, रिटेंशन का मतलब क्या होता है समझो। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने कोई ग्रुप यहाँ लगा रखा है, अब जहां से ग्रुप हट रहा है कोई ग्रुप वहीं आके लगता है, तो इसको रिटेंशन बोलते हैं। और अगर यहाँ से ग्रुप हट रहा है कोई ग्रुप पीछे से आके लग रहा है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। जैसे अम्ब्रेला होता है ना, ये अम्ब्रेला, ऐसे अम्ब्रेला, अगर ये अम्ब्रेला पलट जाए तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो आप अगर पीछे से अटैक करोगे तो पलट जाएंगे। तो सोचो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर फ्रंट अटैक किया, एक रियर अटैक किया, तो फ्रंट अटैक करने से क्या होगा, जहां से आपका एलटी जा रहा है वहीं पर आपका कौन लग रहा है, ग्रुप लग रहा है, इसको रिटेंशन बोलते हैं। ये मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटा आपको क्लियर भी किया था, थोड़ा सा आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाकर रिटेंशन और इन्वर्जन को पढ़ो बेटा। इन्वर्जन का मतलब होता है, जैसे अभी से मान लो ये एलटी यहाँ लगा हुआ है, अब मैं आने वाले न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा के यही लगा दूं, तो ये रिटेंशन। और अगर इस न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करके लगाऊं तो ये एनिमल यहाँ आ जाएगा, तो इसको नाम देंगे इन्वर्जन। तो SN1 रिएक्शन में जनरली 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन होता है, लेकिन टेक्निकली ये वाला कंसेप्ट आ गया। थैंक यू सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट।